हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करें। 5 मिनट्स तक मैं आप लोगों की दोबारा से अटेंडेंस मार्क करूँगा। इतनी देर में लेक्चर आप लोगों का अपलोड कर देता हूँ दोबारा। चलें, लेक्चर अपलोड हो रहा है। उतनी देर ज़रा मेरे साथ मिलकर ज़रा रिवाइज़ कर लें। अटेंडेंस जो है ना मैं बाद में लगाता हूँ। मुझे आप रिवाइज़ कर लें कि अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया। फिर हम आगे मूव करते हैं जी हाई फ्लूइड वॉल्यूम प्रॉब्लम्स की तरफ, डिस्टर्बेंसेस की तरफ। 20 स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किया है जी। चलो जी, दैट्स ग्रेट। अभी हमारी प्रेजेंटेशन अपलोड होती है तो फिर हम आगे चलते हैं जी। आई एम वेटिंग के प्रेजेंटेशन अपलोड हो फिर हम आगे चलें। हाँ जी, लेक्चर अपलोड हो रहा है। जैसे ही होता है फिर हम आगे जो है ना वो चलते हैं। अपने अपने लिंक से लॉगिन करें भाई, अपने अपने लिंक से लॉगिन करें, यहाँ से लीव करें और अपने अपने लिंक से लॉगिन करें। अगर आप दूसरों के लिंक से करेंगे तो डेफिनेटली उनके नाम पे शो होंगे ना आप। अपने लिंक से लॉगिन करें प्लीज़, ताकि अटेंडेंस लगाई जा सके आपकी। क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ उधर से आपकी जो अटेंडीज़ हैं वहाँ से, इसलिए। तो यहाँ पे अटेंडेंस मेरे लिए लगाने का नहीं होगा वो। तो अपने अपने लॉगिन से प्लीज़ वो करें, लॉगिन करें। पीपीटी अपलोड हो रही है। पीपीटी जैसे ही अपलोड होती है हम स्टार्ट करते हैं। तो पीपीटी अपलोड नहीं हो पा रही है। जैसे ही अपलोड होती है तो मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ दोबारा से। पीपीटी इज बीइंग अपलोडेड।
जी अपने अपने लॉगिन से प्लीज़ लॉगिन कर लें। अगर किसी ने खदीजा वाले के ऊपर क्लिक करके लॉगिन किया है तो अपने लिंक से लॉगिन करें प्लीज़। जी प्लीज़ अपने लिंक से लॉगिन करें जी। अच्छा जब तक पीपीटी अपलोड होती है तो मैं अब आप लोगों से थोड़ा सा, अच्छा जी हाइपरवोलीमिया, जो सॉरी हाइपोवोलीमिया, बॉडी के अंदर फ्लूइड के कम होने की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। तो कुछ 6-7 कॉजेज लिखें और मुझे सेंड करना शुरू करें इन मैसेजेस। तो मैं वहाँ पे देखता हूँ उतनी देर जो है वो पीपीटी को मैं देखता हूँ कैसे अपलोड हो। उनकी पीपीटी अपलोड हो चुकी है, तो आप भी बस कर लें। अगर आपने प्रिंट निकलवाना होगा तो मैंने ये पीपीटी इस तरह से अपलोड की है, तो इसका प्रिंट निकलवाइएगा। दूसरी वाली पे टोनर बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा जी फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंसेस, सबसे पहली डिस्टर्बेंस हमारे पास हाइपोवोलीमिया है या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है। आवाज़ नहीं आ रही, बताएं। जी वॉइस इशू है, बताएं। जी बताइए, वॉइस इशू है अभी भी। वॉइस क्लियर नहीं है, चलें 2 मिनट दें मुझे। चलें अब मुझे बताना आपने वॉइस क्लियर हुई है या नहीं हुई है। शोर आ रहा है, अभी भी आ रहा है शोर आपको? अब बताइए, वॉइस का बताएं क्लियर हुई? हाँ जी वॉइस आ रही है, बताइए वॉइस आ रही है? अच्छा जी वॉइस नहीं आ रही, आप बताएं अब आ रही है वॉइस आपको? हाँ जी क्लियर होगी वॉइस। चलें दैट्स ग्रेट। चलें अब हम चलते हैं जी फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस में सबसे पहली डिस्टर्बेंस की तरफ, जिसका नाम है जी हाइपोवोलीमिया। सो उसे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी कहा जाता है। अकर्स व्हेन लॉस ऑफ ईएफ वॉल्यूम एक्सीड द इनटेक ऑफ द फ्लूइड, कि जब हमने जो पानी पिया है उससे ज़्यादा अगर वाटर लॉस हो जाए हमारी बॉडी से तो उसको हाइपोवोलीमिया कहा जाता है या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है। It occurs when water and electrolytes are lost in the same proportion as they exist in normal body. अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना अपना। अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे लॉस करेंगे उसको हम हाइपोवोलीमिया कहेंगे। ठीक है। अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एक जैसे लॉस करेंगे उसे हाइपोवोलीमिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक बर्तन के अंदर अगर सॉल्ट डाल के और उसके अंदर पानी डाला जाए, अगर सॉल्ट डाल के उसके अंदर पानी डाला जाए और उसमें से पानी को गिरा दिया जाए तो सॉल्ट और वाटर जो है वो एक ही प्रोपोर्शन में वहाँ से लॉस होंगे, तो उसको हम हाइपोवोलीमिया कहेंगे। लेकिन अगर किसी तरह से वाटर लॉस हो जाए लेकिन सॉल्ट लॉस ना हो, अगेन सुन लें, वाटर लॉस हो जाए लेकिन सॉल्ट लॉस ना हो, तो उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो विच रेफर टू द लॉस ऑफ वाटर अलोन। तो डिहाइड्रेशन के अंदर सिर्फ वाटर लॉस होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस नहीं होते। इनफैक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बॉडी में वाटर के कम होने की वजह से इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। हाइपोवोलीमिया इज सॉरी, हाइपोवोलीमिया इज लॉस ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्ट, एंड डिहाइड्रेशन इज द लॉस ऑफ वाटर ओनली, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस नहीं होते, वो बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, वाइवे में भी पूछा जाता है। जी समझ आ गई, आगे चलें। जी समझ आ गई है, आगे चलें। सो नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। आपके फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की क्या वजूहात बनती हैं?
जी 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक छोटी सी कॉल लेनी। हाँ जी, अजान हो रही है मेरे पास, तो नमाज ब्रेक करते हैं यहीं पे। वज़ू वगैरह करें, नमाज पढ़ के आप लोग जो है 5:20 तक वापस आ जाएं। फिर हम ये कॉजेज़ ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट से स्टार्ट करते हैं। और वापस आके आप लोगों ने प्लीज़, जैसे ही आप लोग वापस आए, वापस आते ही आप लोगों ने यहाँ पर जो है हाइपोवोलीमिया और डिहाइड्रेशन के अंदर डिफरेंस बताना है मुझे मैसेजेस के अंदर। फिर हम कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की तरफ चलेंगे। तो नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ के फिर वापस आ जाएं 5:20 तक।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग वापस आ गए होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग वापस आ गए होंगे और आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। जी बताइए, नेक्स्ट चलें हम? जी क्लास नेक्स्ट चलें। चलें जी, फिर अगर आपको आवाज़ आ रही है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। सो कॉजेज़, कुछ फ्लूइड लॉसेस हैं। फ्लूइड लॉसेस जो हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं? नंबर वन, दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर तीन चीज़ें हो सकती हैं, सॉरी। एक चीज़ ये कॉजेज़ के अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये हो सकती है कि फ्लूइड हम ठीक ले रहे हैं लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा निकल रहा है किसी वजह से। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम फ्लूइड ले ही नहीं पा रहे, हाँ, हम वाटर लेते ही नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हो सकती है, दैट इज़ कुछ थर्ड स्पेसिस में वाटर चला गया है। वाटर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रह पा रहा, सेल्स में नहीं रह पा रहा, सेल्स थर्ड स्पेसिस के अंदर चला गया। तो ये तीन जो है रीजंस हो सकती हैं जनाब। आपका जो है जैसे कह सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या फिर हाइपोवोलीमिया या डिहाइड्रेशन की जो कॉज बन सकती है। सबसे पहले आ जाते हैं फ्लूइड लॉसेस की तरफ। उस सूरत में जब फ्लूइड जो है वो बॉडी से लॉस हो जाए, किन किन रीजंस की वजह से लॉस हो सकता है, तो ये रीजंस जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के बिल्कुल सामने लिखी हुई हैं। रीजंस कौन कौन सी हैं जी? अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो वो रीजंस कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज फ्लूइड लॉस। किसी भी तरह से हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग के जरिए, डायरिया के जरिए। उसके बाद आप देख रहे हैं हेमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना भी फ्लूइड लॉस में आ जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है। वो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो बहुत कम सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से यूरिन जो है बहुत ज़्यादा है, वो भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग, नेक्स्ट इज डायरिया, और नेक्स्ट इज फिस्टूलाज। तो जब फिस्टूलाज बने होते हैं बॉडी के अंदर तो उसके अंदर भी, उनके अंदर से भी वाटर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो इवेपोरेट बहुत ज़्यादा करता है। नेक्स्ट फीवर, एक्सेसिव नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। फीवर के अंदर भी जो है वो आप देखते हैं कि वो फीवर स्वेटिंग वगैरह होती है। और उसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग, अगर बहुत ज़्यादा वाटर को निकाल लिया जाए एनजी ट्यूब के अंदर से तो उस सूरत में भी वाटर लॉसेज हो सकते हैं और बंदा डिहाइड्रेशन या फिर हाइपोवोलीमिया में जा सकता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड फ्लूइड इनटेक। के नेक्स्ट पॉइंट यह आ जाता है कि हम फ्लूइड प्रॉपरली ले ही नहीं पा रहे हैं, हाँ, फ्लूइड प्रॉपरली पिया ही नहीं जा रहा। तो उसमें क्या है? नंबर वन, डिस्फेजिया। देर इज सम प्रॉब्लम कि फ्लूइड जो है वो आप समझ लें कि निकला ही नहीं जा रहा, अनकॉन्शियस स्टेट्स। तो वो पेशेंट बता नहीं पाता कि मुझे फ्लूइड की ज़रूरत है या क्या सिलसिला है, क्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब लैक ऑफ फ्लूइड्स, कि फ्लूइड अवेलेबल ही नहीं है, पानी, साफ पानी अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ सप्लीमेंटल वाटर व्हेन रिसीविंग कंसंट्रेटेड ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग दी जा रही है लेकिन साथ में वाटर नहीं दिया जा रहा। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू सेंस टेस्ट। एल्डरली लोग जिनके अंदर टेस्ट की सेंस नहीं रहती तो उनको थर्स्ट भी फील नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड स्पेस शिफ्टिंग के अंदर या थर्ड स्पेसिंग के अंदर। उसमें नंबर वन, बर्न्स आ जाते हैं, जल जाना। उस सूरत में भी आपको पता है कि वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और वाटर जो है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। एक्यूट इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, पेंक्रियाटाइटिस, इन दोनों के अंदर भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वाटर भर जाता है जिसको एसाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रशिंग इंजरीज। तो अगर कोई क्रशिंग इंजरी होती है तो उस जगह पे भी एडिमा हो जाता है जिसकी वजह से वाटर थर्ड स्पेसिस में शिफ्ट हो जाता है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाटर है वो कम हो जाता है। तो ये सारी की सारी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कॉजेज हैं, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब? डिहाइड्रेशन की कॉजेज कौन कौन सी स्पेशली हो सकती हैं? वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की थी। डिहाइड्रेशन की आ जाती हैं फ्लूइड लॉस फ्रॉम वॉमिटिंग, डायरिया, जीआई सक्शनिंग, स्वेटिंग, डिक्रीज्ड इनटेक, इनएबिलिटी टू गेन एक्सेस टू वाटर, के पानी आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, एड्रीनल इंसफिशिएंसी, एड्रीनल ग्लैंड जो है, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किसी वजह से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस,
कोई डायूरेटिक्स दी जा रही है पेशेंट को, हेमरेज हो जाए, कोमा हो जाए, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग हो जाए, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, हाइपोवोलीमिया, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। आप सब लोगों ने डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स डील किए होंगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी, तो ये सारे के सारे जो हैं आप कह सकते हैं कि उनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं। अब कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जी? नंबर 1 हाइपोटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट आ जाता है टैकीकार्डिया, कंपनसेट करने के लिए फ्लूइड को टैकीकार्डिया हो जाता है, प्यास लगती है। पुअर स्किन टर्गर होता है, तो ये आप देख भी सकते हैं, ये स्किन टर्गर जो है असेस किया जा रहा है। वैसे तो इलास्टिक होनी चाहिए स्किन, लेकिन अगर स्किन देर से वापस जाती है, आप उसे पिंच करते हैं, तो इसका मतलब है स्किन टर्गर जो है वो लूज है। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी हमें। डिक्रीज इन यूरिनरी आउटपुट, डेफिनेटली पानी जब होगा ही नहीं अंदर तो यूरिन नहीं बन सकेगा और बॉडी यूरिन को वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेगी। फ्लैट एंड नेक वेन्स, तो उनकी जब नेक वेन्स देखी जाएंगी, नेक वेन्स जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई नजर आती हैं, तो वो बिल्कुल फ्लैट हुई होंगी। इन सीवियर केसेस शॉक हो जाएगा, तो शॉक बड़ी अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं। रैपिड वेट लॉस होगा, ओलिगुरिया, यूरिन नहीं कम आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। पोस्चरल हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होता है कि अगर बंदा लेटा हुआ है तो वो बैठता है तो उसका बीपी ड्रॉप कर जाता है, अगर बैठा हुआ है तो खड़ा होता है तो उसका बीपी ड्रॉप कर जाता है। ठीक है। वीक रैपिड पल्स होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, कूल क्लैमी स्किन होगी ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि कंपनसेटरी तौर पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और जो हमें पता है कि शॉक जब भी होता है तो उसके अंदर फ्लूइड को मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ भेजा जाता है, तो स्किन की वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज लेस्टिट्यूड। लेस्टिट्यूड होता है कि बहुत लेजीनेस सा हो जाना, नोजिया, और उसके बाद मसल वीकनेस और क्रैम्प्स भी पड़ने लग जाते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं हमारे अंदर से। किसी को डायरिया हो या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही हो तो मसल वीकनेस और क्रैम्प्स की जो है ये कंप्लेन भी उनको फील होती है। आई होप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ आ गई होंगी, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी इंपॉर्टेंट, आई होप आप इसे याद कर लेंगे। जी समझ आ गई है। नेक्स्ट चलें हम, जी नेक्स्ट चलें, चलें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साइन एंड सिम्टम अदीला सेम रहेंगे दोनों के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स कैसे पता चलेगा हाइपोवोलीमिया का? नंबर 1 हमें साइन एंड सिम्टम से पता चलेगा। नंबर 2 हम उनका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवाएंगे या सीरम क्रिएटिनिन और आरएफटीज कराएंगे, तो उसके अंदर हमें इंक्रीज हुए हुए मिलेंगे दोनों पैरामीटर्स। हेमाटोक्रिट लेवल इज ग्रेटर देन नॉर्मल। हेमाटोक्रिट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड। तो आप देखेंगे वो परसेंटेज बढ़ी हुई होगी क्योंकि वाटर कम हुआ होगा उसके अंदर। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हुई होगी, ठीक है, वो नॉर्मल से बढ़ी हुई होगी। ये तो ये डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें लैब रिपोर्ट के ऊपर मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मेडिकल मैनेजमेंट। बेसिकली मेडिकली पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, नर्सिंग के लिहाज से पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। नंबर 1 ओरल और पेरेंटल फ्लूइड्स। तो अगर पेशेंट टॉलरेट करता है तो ओरल फ्लूइड्स दें, लेकिन अगर वो ऑलरेडी ओरल फ्लूइड्स को टॉलरेट नहीं करता तो फिर हम आईवी फ्लूइड्स लगा देते हैं। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स इफ ड्यू टू हेमरेज, तो अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसको आप वाटर दे के ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें फिर ब्लड भी लगाना होता है। एंटी डायरियल मेडिकेशन, अगर डायरिया हुआ है तो एंटी डायरियल मेडिकेशंस देंगे, अगर वॉमिटिंग आ रही है तो एंटी इमेटिक मेडिकेशंस देंगे, और अगर उसको हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह हुआ है तो वेजोप्रेसर वगैरह उसको एडवाइस कर देंगे, एपिनेफ्रीन और एपिडेफ्रीन वगैरह, और ये वेजो एक्टिव मेडिकेशंस जो है वो लगा देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में इनटेक आउटपुट आपने डेली करनी है, वेट डेली करना है। वेट का मैं आप लोगों को बता दूं कि वेट का क्या सिलसिला होगा। वेट का सिलसिला ये होता है कि 1 लीटर वाटर अगर गेन हो बॉडी के अंदर तो 1 kg वेट बढ़ता है, और 1 लीटर वाटर अगर लॉस हो बॉडी से तो वो 1 kg लो वेट जो है उसका कम होता है। जो लोग कार्डियक सेटअप्स के अंदर काम करते हैं स्पेशली, तो वो देखते हैं कि जब पेशेंट को लेसिक्स वगैरह दिया जाता है और तो पेशेंट का 10-10 kg 10-10 लीटर वाटर निकलता है, तो उनका डेली वेट किया जाता है, तो उनका जो वेट भी जो है वो भी रिड्यूस होता है 10-10 kg तक का। ठीक है। नेक्स्ट वाइटल साइंस उनके मॉनिटर करें डेफिनेटली। अगर वो नॉर्मल वाटर लेवल पे आ रहा होगा तो उसके वाइटल साइंस भी नॉर्मल हो गए। मॉनिटर फॉर सिम्टम्स, सिम्टम्स हमने देख ली, स्किन एंड टंग टर्गर,
म्यूकस, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेटस वगैरह देखना है पेशेंट का। मयर्स टू मिनिमाइज फ्लूइड लॉस, हाँ तो मयर्स लेने हैं जिससे मिनिमाइज फ्लूइड लॉस हो। गर्म जगह पे पेशेंट को नहीं रखना है। और क्या कहते हैं, अगर डायरिया वगैरह है, वॉमिटिंग वगैरह है, उसको रिलीफ प्रोवाइड करना है। एंड आगे है ओरल केयर। तो इस तरह के पेशेंट को ओरल केयर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि माउथ जब ड्राई हो जाता है उसके अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं, तो और ओरल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओरल फ्लूइड और पेरेंटल फ्लूइड आप लोग जानते ही हैं, तो इनको एडमिनिस्टर करने हैं, फ्लूइड इनकरेज करना है और इसको करेक्ट करने के लिए। जी ये सवाल है आपके सामने, इसका ज़रा जवाब अब आप लोगों ने मुझे देना है। क्या लगता है? हाँ जी, ए है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ए कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में फुल और बाउंडिंग पल्स कैसे आ सकती है हीरा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है यार। लो जी, ये आंसर है यार, अभी तो पढ़ा है हमने, पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में। तो ये आपके सामने आंसर, और उसकी आप समझ लें कि रैशनल वगैरह सारी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो फिर हम जो है ना नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको पढ़ लें आप लोग, 1 मिनट देता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बी इज द आंसर, बी फॉर बॉल। हाँ जी, इसका जवाब बताएं। जी क्लास, इसका जवाब बताएं जी, इसका जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो यू नो द आंसर। चलें, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उसका नाम है जी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। चलें, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट आप लोगों को समझ आ गया होगा। फ्लूइड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको पढ़ें। ठीक है, सो अब हम जरा अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर स्विच करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर सुनते सुनते भी बंदा थक जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वो अब आप लोग जो है वो अपना इसको पढ़ के और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो इसको पढ़ें, एक्सप्लेन करें, देन मैं इसमें फिर ऐड करूँगा जो आप लोग नहीं बता सकेंगे या कुछ समझ नहीं आएगा। जी, तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में इसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, देन यू हैव टू राइट इट। आपको क्या समझ आई है, देन मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी पढ़ें और इसको फिर एक्सप्लेन करें।
जी ठीक है, तो सबसे पहले फातिमा ने आंसर किया जी नॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। आरफा कहती हैं हाइपोवोलीमिया रेफर्स टू द इंक्रीज इन द टोटल बॉडी वॉल्यूम सोडियम। ठीक है, तो इस स्लाइड पे हमें एक छोटी सी चीज अंडरस्टैंड करनी है कि बॉडी में जिस तरफ सोडियम जाएगा ना उस तरफ को वाटर जाएगा, तो सोडियम ने जहां पे भी जाना है वाटर ने वहां पे जाना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करनी है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और हाइपरवोलीमिया रेफर्स टू एन आइसोटोनिक एक्सपेंशन ऑफ द ईसीएफ extracellular fluid caused by abnormal retention of water and sodium in approximately the same proportion in which they normally exist in the ECF. It is always secondary to an increase in the total body sodium content, which in turn leads to an increase in the total body volume. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बता दिया कि जब भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा बॉडी के अंदर सोडियम भी इंक्रीज करेगा। राइट, चलें समझ आ गई है। नेक्स्ट चलें हम जी क्लास, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की तरफ। चलें जी, एंड नॉर्मल, चलें आगे चलते हैं। तो कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की तरफ आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स में हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, सिरोसिस ऑफ लिवर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं, जब भी हार्ट फेलियर की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा वो आपको पूरी बॉडी में नजर आएगा। ठीक है, हार्ट फेलियर की वजह से पूरी बॉडी में नजर आएगा, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में नजर आएगा आपको। उन पेशेंट्स की जो लेग्स हैं वो आपको नजर आता है हार्ट फेलियर वालों की इतनी इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो हार्ट फेलियर का एडिमा जो है ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में नजर आता है। रीनल फेलियर का एडिमा जो है ये उसमें अपर बॉडी में नजर आता है। फेस स्वेल हो जाता है, आईज स्वेल हो जाती हैं, नेक स्वेल हो जाती है, बाकी बॉडी में भी होता है लेकिन अपर में ज्यादा होता है। इसी तरह लिवर की वजह से जो एडिमा होता है वो आपको बिल्कुल बॉडी के मिड में नजर आता है। एब्डोमेन में वो क्या कहते हैं उसे, वो जो असाइटिस वगैरह होने की वजह से हमें नजर आता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। एक्सेसिव डाइटरी सोडियम और सोडियम कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशंस अगर दिए जाएं, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिधर को सोडियम जाएगा उधर वाटर जाएगा, तो अगर आप सोडियम ज्यादा लेंगे वाटर के अंदर बॉडी के अंदर, अच्छा ठीक है शुमाइला समझ गया हूँ मैं, आप रिलैक्स हो जाओ, आपने उसकी आईडी से जो है ना लॉगिन हुआ है। एनी हाउ, एक्सेसिव डाइटरी सोडियम और सोडियम कंटेनिंग आईवी सॉल्यूशंस जो हैं उसकी वजह से भी वाटर कंटेंट बॉडी के बढ़ जाते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में हाइपरवोलीमिया आ जाता है, एडिमा आ जाता है और थर्ड स्पेसिंग के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, चलें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ आते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के अंदर हमें एडिमा नजर आएगा बॉडी में, डिस्टेंडेड नेक वेन्स नजर आएंगी, बड़ी उभरी हुई नेक वेन्स नजर आएंगी आपको। एबनॉर्मल लंग साउंड्स होंगे, अगर लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा एडिमा हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें क्रैकल्स सुनाई देंगे। टैकीकार्डिया होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो सकता है पेशेंट्स में, पल्स प्रेशर और सीवीपी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड वेट होगा पेशेंट का, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी उसके अंदर एंड वीजिंग होगी उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक्यूट वेट गेन। माइल्ड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस उस वक्त कहेंगे जब 2% जो वेट है गेन हो जाएगा। अगर कोई 100 kg का बंदा है उसके अंदर अगर फ्लूइड की वजह से 2 kg वेट बढ़ जाएगा तो उसको हम माइल्ड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कहेंगे। इसी तरह मॉडरेट फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस उस वक्त कहेंगे जब 5% वेट इंक्रीज होगा। सीवियर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस उस वक्त कहेंगे जब 8% वॉल्यूम या इससे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको जी। अब क्लिनिकल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट क्या करना है, सबसे पहले कॉज को दूर करना है। अगर हार्ट फेलियर की वजह से है उसको ठीक करें, लिवर फेलियर किडनी फेलियर की वजह से है, किस कॉज की वजह से, उस कॉज को ट्रीट करने की जरूरत है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स का आपको पता है ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बॉडी से वाटर के अखराज को इंक्रीज करती हैं, जैसा कि आपका लेसिक्स है। हाँ, सो डायूरेटिक्स देती हैं। डायूरेटिक्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लूप डायूरेटिक्स होती हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं,
मे काज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्पेशली पोटाशियम। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट डायूरेटिक्स हैं ये अब हमारी बॉडी से पोटाशियम को बहुत तेजी से निकालते हैं, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी निकालते हैं लेकिन पोटाशियम से इनकी स्पेशल पोटाशियम के साथ इनकी स्पेशल दोस्ती होती है, पोटाशियम को ज्यादा ये बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो पोटाशियम के लिए हमें पता है कि एक पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक आता है जिसको स्पायरोनोलेक्टोन कहते हैं, स्पायरोमाइड के नाम से टैबलेट्स दी जाती हैं। या देन पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में भी यूज, अगर पोटाशियम कम हो रहा है तो फिर हम उस सूरत में पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज है, अगर फ्लूइड नहीं कम हो पा रहा, बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें फिर डायलिसिस करना पड़ सकता है। और डायलिसिस में हमें पता है कि फ्लूइड निकालने के लिए एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट सेट करते हैं कि इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेट निकालना है हमने, 1 लीटर निकालना है, 2 लीटर निकालना है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी के अंदर सोडियम और वाटर की रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, पेशेंट को बता देते हैं, जैसा कि आप हार्ट के पेशेंट्स को, किडनी के पेशेंट्स को बताते हैं, लिवर के पेशेंट्स को बताते हैं उन्हें कि भाई आपने एक दिन में इतने से ज़्यादा वाटर नहीं लेना। वाटर अगर लेना भी है तो वो इस तरह से लेना है कि आपने जस्ट अपने माउथ को थोड़ा सा वेट करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपने वो नहीं लेना। और नमक को बिल्कुल बंद कर देना है या काम कर देना आप लोगों ने। जी, नर्सिंग मैनेजमेंट वही चीज़ें हो जाएंगी, इनटेक आउटपुट करेंगे, डेली वेट करेंगे, एन एक्यूट गेन ऑफ 1 kg इज इक्वलेंट टू द गेन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। तो ये मैं पहली बात कर चुका हूँ आपसे कि 1 लीटर वाटर का बॉडी के अंदर आना या जाना इज इक्वल टू 1 kg। असेस लंग साउंड्स देखेंगे, एडिमा देखेंगे हम, मोनिटर रिस्पांस टू मेडिकेशन, डायूरेटिक्स को वो रिस्पांस कर रहा है कि नहीं या कुछ और हमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। प्रोमोट एडहेरेंस टू फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, पेशेंट टीचिंग रिलेटेड टू द सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। तो पेशेंट जो है ना वो इन चीज़ों के साथ कंप्लाई नहीं करते, जैसा कि हमारे स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, हम उनको बड़ा स्टेबल करके भेजते हैं और 1 महीने बाद वो दोबारा से इतने इतने बड़े लेग्स और इतने सारे एडीमे के साथ, पल्मोनरी एडीमा के साथ और बाकी बॉडी के एडीमा के साथ, जनरलाइज एडीमा के साथ वापस आ जाते हैं हमारे पास। तो उनको स्पेशल टीचिंग्स देनी होती हैं कि सॉल्ट नहीं खाना और फ्लूइड जो है वो बड़ा कॉन्शियसली इस्तेमाल करना है। जी, यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट चलें हम। अच्छा जी, और क्या करना है? प्रमोट रेस्ट कराना है उसे, सेमी पोलर पोजीशन करवानी है। ऑर्थोपनिया की वजह से मोस्टली इनमें पल्मोनरी एडीमा होता है, तो इनको वही जो एक हमने आ, वो पोजीशन जो होती है 45 डिग्री पे बिठाना है। स्किन केयर करनी है क्योंकि इनकी स्किन में एडीमा हुआ होता है तो वहाँ पे जख्म वगैरह होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग करनी है, उनको टर्न करना है, डिफरेंट पोजीशंस पे लेटाना है। मॉनिटर अवॉइड सोर्स ऑफ एक्सेसिव सोडियम इंक्लूडिंग मेडिकेशन, और असेस करना है कि कोई ऐसी मेडिसिन भी ना हो जो कि बॉडी के अंदर सोडियम या वाटर को बढ़ा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडीमा। एडीमा इज आल्सो यू कैन से पार्ट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। जब भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होती है बहुत एक्सट्रीम लेवल की तो एडीमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो एडीमा बेसिकली क्या होता है कि फ्लूइड हमारी ब्लड वेसल से निकल के हमारे जो डिफरेंट बॉडी के मतलब स्किन के अंडर सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह इधर उधर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। एडीमा कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कैपिलरी फ्लूइड प्रेशर, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने कहा था, और डिक्रीज कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर, या फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाए या फिर प्रोटीन्स जो हैं उनका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए तो उस सूरत के अंदर एडीमा हो जाता है। काजिंग इस एक्सपेंशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो हमें फिर नज़र आता है कि डिफरेंट जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे वाटर जमने लग जाता है और उनका साइज इंक्रीज होने लग जाता है। सो एडीमा की दो टाइप्स होती हैं, एक लोकलाइज्ड एडीमा होता है। अच्छा, शोर आ रहा है आप लोगों को? 1 मिनट मुझे देखने दो ज़रा, शोर के लिए 1 मिनट दो ज़रा मुझे। जी मुझे बताइएगा, आप शोर तो नहीं आ रहा? अब शोर ठीक हो गया जी, बताइए। जी क्लियर हो गया, चलें अच्छी बात है। तो एडीमा की मैंने आपको कहा कि दो टाइप्स होती हैं, एक लोकलाइज्ड होता है, एक जनरलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड एडीमा जो है वो बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है, जैसा कि अगर किसी को डीवीटी वगैरह हो जाए या किसी जगह पर कोई चोट वगैरह लग जाए। तो अभी भी आ रहा है शोर? जी मुझे बताएं, अभी भी शोर आ रहा है? शोर आ रहा है अभी भी?
जी अब मुझे बताएं, आप शोर तो नहीं आ रहा? जी अब कुछ बेहतर हुआ? कुछ बेहतर हुआ? हाँ जी अब बताएं, अब कुछ बेहतर हो गया है? अब ठीक आ रहा है? क्लियर लिख दें अगर बेहतर आ रहा है। अच्छा जी, एक मिनट। जी अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए। अब ठीक है? चलें ठीक है। चलें जी। सो एडीमा की मैंने दो टाइप्स बताई, एक जनरलाइज्ड होता है, एक लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड किसी स्पेसिफिक पार्ट में, जैसा कि एंकल है, रिमेटेड आर्थराइटिस की वजह से किसी जगह पे चोट लग जाए, डीवीटी हो जाए, उसकी वजह जनरलाइज पूरी बॉडी में हो जाता है। वो कार्डियक या रीनल कॉजेज की वजह से होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रीनल कॉजेज की वजह से अपर बॉडी पार्ट्स का ज़्यादा होता है, कार्डियक की वजह से लोअर बॉडी पार्ट्स का ज़्यादा होता है, और लिवर की वजह से बॉडी के दरमियान में जो है वो ज़्यादा होता है। सीवियर जनरलाइज्ड एडीमा इज कॉल्ड एन सार्का। तो बहुत ज़्यादा जो जनरलाइज्ड एडीमा हो, एक बड़ा हो, उसको हम एनएस सार्का कहते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों का खदीजा के नाम से शो हो रहा है, तो आप लोगों ने खदीजा के उसके ऊपर क्लिक करके जो है आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, इसलिए आप लोगों का जो है वो खदीजा के नाम से जो है ना शो हो रहा है। तो आप परेशान नहीं हो, आप लोग क्लास लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है? हाँ, तो आप लोग बस क्लास लें, कोई मसला नहीं। चलें। एडीमा कैन बी पिटिंग एंड नॉन पिटिंग। आगे एडीमा की और दो टाइप्स हैं। एक एडीमा है जिसको पिटिंग एडीमा कहते हैं, और एक होता है जिसे कहते हैं नॉन पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा वो होता है जब आप एडीमा को प्रेस करते हैं तो वहां पर एक गड़ा सा बन जाता है, जिसको पिट कहा जाता है, उसको पिटिंग एडीमा कहते हैं। और कुछ एडीमा होते हैं जिनके अंदर पिट नहीं बनती, उनको नॉन पिटिंग एडीमा कहा जाता है। अच्छा जी, पिटिंग एडीमा इज असेस्ड बाय पासिंग अ फिंगर pressing a finger into the affected part, create a pit on indentation that is elevation on a scale of 1 to 4, mild to severe या minimal to severe. Peripheral edema is monitored by measuring the circumference of the activity with tape marked in millimeters. तो पेरिफेरल एडिमा को असेस करने के लिए या साइटिस को असेस करने के लिए abdominal girth मेजर की जाती है या उस ऑर्गन का साइज मेजर किया जाता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है हमें पता लगता है कि एडिमा इंक्रीज कर रहा है, अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो एडिमा जो है वो डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ये पिटिंग एडिमा को असेस करने का स्केल दिया गया है। +1 पे माइल्ड एडिमा होगा, +2 के ऊपर मॉडरेट एडिमा होगा, +3 जो है वो डीप पिटिंग एडिमा को कहेंगे, और +4 को वेरी डीप पिटिंग एडिमा कहेंगे। ठीक है, तो ये स्केल याद कर लेना है। अब एडिमा को हम बेसिकली ट्रीट कैसे करते हैं, ये वाली स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड होगी आज के लिए। ट्रीटिंग द कॉज ऑफ द एडिमा, सबसे पहले कॉज ठीक करें। कार्डियक कॉज है, लीवर वाली कॉज है, प्रोटीन कम हुई हुई है, या फिर रीनल कॉज है, तो उसको आपने ख़त्म करना है। अदर ट्रीटमेंट में इंक्लूड डायूरेटिक थेरेपी, वही डायूरेटिक्स, लेसिक्स वगैरह देना, स्पायरोमाइड देना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड सोडियम, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल करना ऐसे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एप्लीकेशन ऑफ एंटीबॉलिक स्टॉकिंग। एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट कर दिया जाता है। एलिवेट करने से क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से वो एडिमा जो है कम होने लग जाता है। दूसरा, स्टॉकिंग्स लगाई जाती हैं ताकि वहाँ पर डीवीटी वगैरह होने के चांसेस कम हो जाएं। पैरासिंथेसिस किया जाता है, बाजू का ड्रेन किया जाता है एडिमा को, अगर लंग्स के अंदर है तो वहाँ पे फिर वो नीडल पास करके और उसको फिर थोरेकोसिंथेसिस कर ली जाती हैं, पेरिकार्डियल सिंथेसिस कर ली जाती हैं। फाइनली अगर कुछ ना हो सके फिर डायलिसिस किया जाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेट निकाला जाता है, कॉन्टिन्यूस रीनल थेरेपी इन केस ऑफ रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर है तो फिर कॉन्टिन्यूसली वो पेशेंट को डायलिसिस पर डाला जाता है, दैट कैन बी हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। तो यहाँ पे आज के लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और 5-6 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है तो पूछ लें जी, अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए जी, कुछ सवाल है तो बता दें। और नेक्स्ट आपने प्लीज़ जी, कुछ सवाल है?
कोई सवाल है तो बता दें, फिर जो है मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। सवाल? जी क्लास के सवाल है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट चलें। अच्छा, तो आप लोगों की इस वीकेंड पे 2 असाइनमेंट्स हैं जो आपने कंप्लीट करनी है। एक तो मैंने आपको बता दी, हाँ, वो जो नर्सिंग प्रोसेस और नेंडा के फंक्शंस थे, और नर्सिंग डायग्नोसिस की 5 टाइप्स और उसकी क्या कह सकते हैं आप, एक एक एग्जांपल जो था, ठीक है। और नंबर 2 जो मैंने आज आपको आज असाइनमेंट दी है, आज मैंने आपको क्या असाइनमेंट दी है भला, ज़रा टाइप करें यहाँ पे क्या असाइनमेंट दिया आप लोगों को। जी क्लास, आज क्या असाइनमेंट दी है? जी सो हाँ, तो कौन से ऑस्मोलर फ्लूइड जो हैं वो कौन कौन सी बीमारी में लगाए जाते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, कौन कौन सी बीमारी में लगाए जाते हैं। तो ये भी मैं अभी स्लैम्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो ये आपने नेक्स्ट संडे तक जो है ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। देन फिर मैं आपकी असाइनमेंट्स की जो है ना वो मार्किंग कर दूंगा, ठीक है। चलें, आप लोगों को समझ आ गई सारी। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को अब एंड करता हूँ। आई होप कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के अंदर। अच्छा सी आर, नीलम प्लीज़ ज़रा ये असाइनमेंट जो 3 असाइनमेंट्स हैं ना, नंबर 1 मैंने आपको नेंडा के फंक्शन, नंबर 2 नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप्स और एक एक एग्जांपल, नंबर 3 आप लोगों की जो है ये डिफरेंट जो हैं फ्लूइड्स जो हैं ये किन किन डिजीज़ में एडमिनिस्टर करते हैं, आइसोटोनिक किस में देते हैं, हाइपोटोनिक किस में देते हैं, हाइपरटोनिक किस में देते हैं। और टाइम जो है ये आपके पास संडे तक का है। हाँ, आज थर्सडे है, आगे आपके पास 3 दिन है, संडे को आपने संडे तक फाइनल करनी होगी। अभी मैं स्लैम्स के ऊपर इसको अपलोड कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ेंगे। प्लीज़ जो हमने पढ़ लिया उसको रीडिंग दे के आइएगा। और नेक्स्ट जो हम सोडियम इम्बैलेंस पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला साथ में पोटाशियम इम्बैलेंस पढ़ेंगे, और उसके साथ में हम इंशाल्लाह ताला कैल्शियम इम्बैलेंस पढ़ेंगे। ये 3 पढ़ेंगे, इसको आप ज़रा प्री रीडिंग प्लीज़ देकर आइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाय बाय करता हूँ आपको। प्लीज़ बुक से लाजमी पढ़ा करें जाके, बुक से पढ़ेंगे आप में पास नहीं हो सकेंगे। मिड टर्म का एग्ज़ाम आपका बहुत मुश्किल होने जा रहा है, ये मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है जी। चलें, अब मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। बाय बाय करें, आप ख़त्म करें इसे, क्या कहते हैं? जी क्लास, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीक में। प्लीज़ पढ़िएगा इसको, वीकेंड पे बैठ के बुक से पढ़िएगा, राइट। टेक केयर, अल्लाह।